हेलो फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन। जहां हम प्रोडक्शन एनालाइज इस कॉन्सेप्ट इस सीरीज को हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोडक्शन एनालाइज इस कॉन्सेप्ट के अंदर इस सीरीज के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट रोल देखेंगे कि किस तरह इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक्स इसका मीनिंग हम यहाँ पे लेंगे कि प्रॉफिट, और डिस इकोनॉमिक्स के मीनिंग यहाँ पे होगा लॉसेस। तो एक फर्म और एक इंडस्ट्री के अंदर होने वाले जो चेंजेस है, ग्रोथ और उनके होने वाले लॉसेस, इनको हम इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स स्केल के बतौर इसे जानते हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से एक इंडिविजुअल फर्म या उस रिलेटेड जो सेक्टर होते हैं, इनमें होने वाली जो ग्रोथ है, इनकी क्या इंटरनल और एक्सटर्नल क्या यहाँ पे ग्रोथ और उनके लॉसेस हो सकते हैं, और ये रिलेट करता है रिटर्न टू स्केल इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ। तो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स किस तरह से इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। जहाँ पे हमने इस सीरीज़ के अंदर हमने देखा कि एग्जैक्टली ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि 4 फैक्टर को, इनपुट को यहाँ पे लेके एक प्रोडक्शन लिया जाता है, जो कंज्यूमर की ज़रूरत पूरी करने के लिए ये प्रोडक्शन लिए जाते हैं, क्योंकि उसकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती है। डिमांड क्यों बढ़ती है? तो उसकी ज़रूरत बढ़ती है। लोगों की सैटिस्फैक्शन पूरी करने के लिए प्रोडक्शन लिया जाता है। तो ये सीरीज़ के अंदर हमने यही देखा कि प्रोडक्शन एग्जैक्टली क्या है। ये पार्ट 1 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। उसके अंदर हमने 2 मेथड को यहाँ पे समझने की कोशिश की कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एक ऐसा फैक्टर यहाँ पे वेरिएबल रखेंगे और बाकी सभी स्टेबल रखेंगे। तो इनके कॉम्बिनेशन के साथ इनपुट और आउटपुट में होने वाला जो चेंजेस है, ये जो रिजल्ट है, इसी को इन शॉर्टली हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसके अपोजिट लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ये दिखाता है कि लॉन्ग लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर जब सभी के सभी इनपुट या फैक्टर को वेरिएबल रखेंगे, तो इनपुट और आउटपुट इनमें जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा इनका, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो यही कॉन्सेप्ट को आगे वाली लेवल को जानने के लिए ये इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन प्रोडक्शन को इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है, और ये समझना भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि किस तरह से एक फर्म या उसकी सेक्टर किस तरह से उस इंडस्ट्री के अंदर होने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। ये जानने के बाद ही हम आगे वाले टॉपिक पे डिस्कस कर पाएंगे। इकोनॉमिक्स और डिस इकोनॉमिक्स ये डिटरमिन करता है बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स एंड स्केल ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे रेफर करता है बिजनेस इवेंट वेयर द प्राइस ऑफ द आइटम और प्रोडक्ट डिक्रीजेस as द प्रोडक्शन ऑफ द सम आइटम और प्रोडक्ट इन इंक्रीजेस। तो इसका अपोजिट डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इज डिफाइन द इनवर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। It is where the price of the item or product increases as the output of the same item or product decreases. Increasing economics or decreasing economics, both the concepts are the commonly used in the business world to describe the status of the production of the item or product. This concept can also used to conduct research into the reason why the efficiency is being maximized in certain areas of the business and why efficiency is lacking in the other area of the business. इकोनॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी भी की जाती है कि किस तरह से एक ऐसी फर्म यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकती है, उसके क्या यहाँ पे बेनिफिट हो सकते हैं, एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, और दूसरी तरफ एक फर्म इंक्रीज करने के बाद किस तरह से डिक्रीज कर सकती है, उसके क्या रीज़न होते हैं, और ये स्टडी भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। उसी तरह से यहाँ पे उनके होने वाले जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इंटरनली भी, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं इंटरनली भी और एक्सटर्नल भी। तो इन सभी को इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे स्टडी की जाना इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट अपना रोल प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर निभाता है।
तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल एग्जैक्टली क्या है? तो इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल आर डिफाइंड as the cost advantage that the organization can achieve by the expanding its production in the long run। एक फर्म ऐसी कंडीशन के अंदर जो लॉन्ग रन प्रोसेस को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है और ये अपना एक्सपैंड करता है, अपना प्रोडक्शन एक्सपैंड करने के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन जब ये अचीवमेंट करती है तो उसके साथ साथ वो जब अपना एक्सपैंड करती है तो उसका ये बेनिफिट होता है कि उसको उसका एक्सपैंड करने के साथ साथ उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट में एडवांटेज होने के वजह से उसका कॉस्ट कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। इनमें जो डिफरेंस होगा यही डिफरेंस यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ये प्रेजेंट करता है। या दूसरे वर्ड में हम कहें, दीज आर द एडवांटेज ऑफ द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द कॉस्ट एडवांटेज आर द अचीव इन द फॉर्म ऑफ द लोअर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो ये एग्जैक्टली कहता है कि प्रोडक्शन हम जब लेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर, एक फर्म जब प्रोडक्शन लेगी तो उसको आने वाला जो लोअर एवरेज कॉस्ट है ये पर यूनिट कम होने की वजह से उसके जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट ज़्यादा है और इससे ही उस फर्म को या उस सेक्टर में हो कम काम करने वाले जो फर्म है इसकी प्रॉफिट गेन करती है और ये इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल मेजर करती है। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये होने की वजह, एक्सपैंड तो एक फर्म अपनी जो प्रोडक्शन लेवल है वो एक्सपैंड कर रही है, ये इंक्लूड किया जाता है जो वो परचेजिंग करेंगे रॉ मटेरियल ये बल्क में करेंगे तो इससे होने वाली जो बार्गेनिंग है, जो रॉ मटेरियल लेना है तो उसका कॉस्ट जो है ये कम होगा क्योंकि वो बल्क में रॉ मटेरियल ले रहे हैं और इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे मैनेजमेंट क्वालिटी को, उसी के साथ वो कर पाएंगे इम्प्रूवमेंट या यूटिलाइजेशन की लेवल एक टेक्नोलॉजी के साथ वो इंक्रीज करती है और अपना अहम रोल बेस्ट ऑफ बेस्ट देने की कोशिश करती है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ यूटिलाइजेशन जो रॉ मटेरियल है उनके बेहतर तरीके से प्रोडक्शन लेने की इफ़िशियंसी इंक्रीज करने के साथ साथ ये प्रॉफिट अर्न होता है उस फर्म को। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के अंदर डेफिनेशन एक अपना अहम रोल निभाती है, जहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये कहती है, इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल may be defined the cost advantage that can be achieved by the organization by the expansion of their the production in the long run। Therefore, the advantage of the large scale expands are known as the economics of the scale। The lower average cost per unit achieve the advantage in cost। ये तो हमने समझा कि किस तरह से लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर एक फर्म अपनी एक्सपैंड करती है प्रोडक्शन लेवल, तब ये उसको आने वाला अन्य बहुत से ऐसे बेनिफिट होते हैं जहाँ पे रॉ मटेरियल उसको सस्ते में मिलते हैं, उसके इफ़िशियंसी बढ़ती है, उसकी मैनेजमेंट लेवल अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन करती है लेबर के साथ। इन सभी का जो प्रॉफिट होता है ये प्रॉफिट इनका सभी से एक होने की वजह से ये इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये ग्रोथ करती है। इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इसके दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। एक ऐसी फर्म यहाँ पे जो सेक्टर में काम करती है उसके जो इफ़िशियंसी बढ़ने के साथ साथ जो प्रॉफिट उसको अर्न होता है उसे इंटरनल इकोनॉमिक्स कहते हैं। और उसके अपोजिट एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ये कहती है कि जब ये फर्म वर्क करती है तो उसके साथ साथ उस सेक्टर के अंदर होने वाले जो चेंजेस है ये पॉजिटिवली होने के साथ साथ उसको होने वाला जो यहाँ पे प्रॉफिट है ये भी उसको इम्पोर्टेंट अपना जो अर्न करता है, गेन करता है, इनमें उस फर्म को भी उसको बेनिफिट होता है। तो इंटरनली और एक्सटर्नली इकोनॉमिक्स ये दोनों भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में इंक्लूड किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि इंटरनल इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली क्या है। इंटरनल इकोनॉमिक्स आर द रियल इकोनॉमिक्स दैट arise from the expansion of the organization। These economics are the result of the growth of the organization itself। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो इंटरनली इकोनॉमिक्स है ये फर्म खुद ब खुद की ग्रोथ करने के लिए अफोर्ट लेते हैं और उसके वजह से उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी फर्म है ये खुद को ग्रोथ करने के लिए अफोर्ट लेने की वजह से उसके जो एक्सपैंड करने के लिए साथ साथ उसका जो ग्रोथ होता है इसी ग्रोथ को इंटरनल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स को कहा जाता है
External economies are the economies that originate from the factor outside the organization. These economics result in the increase in the main organization by the increase in the quality of the factors outside the organization, like the better transportations, better labor work, infrastructure. Due to the betterment of these external factors, the cost of production per unit of the item or product in the organization decreases. एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के अंदर ये माना जाता है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से, लेबर बेटर क्वालिटी के या बेटर स्किल होने की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने की वजह से, ये एक्सटर्नल जो फैसिलिटीज़ है उस फर्म को मिलने के साथ साथ ये फर्म अपनी ग्रोथ करती है। उस सेक्टर के अंदर कई ऐसी चीज़ें होती है जो उसको उसकी एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से उसको बेनिफिट मिलते हैं। तो इसी को हम कहेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो ग्रोथ को, उस फर्म की इंटरनल ग्रोथ को या उसके गेन करने को अचीवमेंट में हेल्प करते हैं। इसमें फर्स्ट हम माना जाएगा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। अगर कोई फर्म है उसको अपना प्रोडक्शन लार्ज करना है, एक्सपैंड करना है, तो उसको मनी की ज़रूरत होती है। तो ये मनी वो बोरो करेंगे बैंक के द्वारा। तो बैंक उनको जब लार्ज नंबर में यहाँ पे जो मनी यहाँ पे सप्लाई की जाती है, उनको यहाँ पे बोरो दिया किया जाता है, तो उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बतौर ये उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे क्रेडिटेबिलिटी मार्केट के अंदर मिलती है। तो ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि किस तरह से उनको एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे लोन मिलता है और ये लोन उनको कम रेट इंटरेस्ट पे मिलने की वजह मिल जाती है और ये अपना ग्रोथ एक्सपैंड करने के लिए हेल्पफुल होता है। जो एक इंडिविजुअल फर्म है, उनको सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी ग्रोथ करने के लिए मनी। ये मनी मिलेगा बैंक के द्वारा। तो ये फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑफ द स्केल इम्पोर्टेंट रोल निभाती है किसी भी फर्म की एक्सपैंड होने में। सेकंड पॉइंट माना जाएगा नेटवर्क इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। नेटवर्क इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर इम्पोर्टेंट माना जाएगा ई कॉमर्स इस कॉन्सेप्ट को, और जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग में किस तरह से माउथ टू माउथ किसी भी प्रोडक्ट का यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताने की जो ज़रूरत पड़ती है, इसे नेटवर्क इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल कहा जाएगा। किसी भी फर्म ने अगर कोई प्रोडक्ट अगर बनाया है तो उसकी कुछ तो ज़रूरत होगी। उस ज़रूरत को उस कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो भी मेथड को मीडिया इस कॉन्सेप्ट को या कौन से भी नेटवर्क साइट, ई कॉमर्स, इन सभी मेथड का जब यूज़ करने के साथ साथ वो प्रोडक्ट जब बना है, वो बनने के साथ साथ वो कंज्यूमर तक जाने की जो प्रोसेस है, इसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है नेटवर्क इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर। प्रॉफिट उस फर्म को मिलने और उस प्रोडक्शन लेने का, इनमें जो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन है, इसी को ही यहाँ पे नेटवर्क इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा परचेसिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। फर्म एक अपना ऐसा प्रोडक्ट जब बनाती है, जब उसको रॉ मटेरियल ही अगर कम प्राइस में मिलता है, सस्ता मिलेगा, तो वो बेचने की जो प्राइस है, ये भी कंज्यूमर की जो परचेसिंग पावर है, ये जान के ही उसकी प्राइस यहाँ पे रखा जाता है। क्योंकि ये प्रोडक्ट उस कंज्यूमर की ज़रूरत पूर्ति पूरी करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है, और उससे अगर रॉ मटेरियल अगर सस्ता मिलेगा तो उसके प्राइस अगर कम होंगे तो ये सेल्स ज़्यादा होगा और ये कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ती है, और उसी के साथ-साथ जो फर्म है, उसकी भी यहाँ पे जो पावर है, ये बढ़ती हुई दिखाई देती है और इससे उनको प्रॉफ़िट अर्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। इसके अंदर जो ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं या फर्म होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं मैक्सिमम एक्सपेंस एडवांस टेक्नोलॉजी पे। एडवांस टेक्नोलॉजी एक ऐसी यहाँ पे मेथड है जहाँ पे प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे और कम प्राइस पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये कंट्रोल करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। तो ये प्रोडक्शन जब लिया जाता है तो उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी की जोड़ अगर मिलती है, तो ये प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ द लेबर ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जहाँ पे सभी के सभी जो लेबर है होमोजीनियस नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ स्किल होते हैं। उन स्किल को डिवाइड किया जाएगा, इसी को ही डिवीजन ऑफ द लेबर कहा जाता है। उनके डिपार्टमेंट किए जाते हैं। जब प्रोडक्शन यहाँ पे जो और उनकी जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस में अलग अलग लेबर को यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा, उनके
जो स्किल उनके नॉलेज है इनके बेस पे, और ये प्रोसेस पूरी करने के साथ साथ ये जो प्रोडक्शन है ये फाइनल प्रोडक्ट बनने तक ये डिवीजन ऑफ द लेबर ये इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा मार्केटिंग इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। मार्केटिंग इकोनॉमिक ये अपनी अहम रोल इकोनॉमी के अंदर निभाता है। किसी भी फर्म का अगर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग एक अहम रोल अपना निभाता है। क्योंकि कोई भी फर्म अपना अगर ग्रोथ अचीवमेंट करता है तो उसके लिए उसको रॉ मटेरियल एक बल्क में उसको खरीदना होता है, और उसी के साथ अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग किया जाता है। और ये एडवर्टाइजमेंट ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे लोगों को अपनी ज़रूरत क्रिएट करती हुई ये मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी होती है ये इम्प्लीमेंट करती है, और इसके साथ साथ ही वो फर्म इंजॉय करता है उसके बेनिफिट को। एडवर्टाइज कॉस्ट कम करने के साथ साथ वो लार्ज स्केल पे ऑडियंस को यहाँ पे कवर करने की कोशिश, उनको अपना प्रोडक्ट बताने की कोशिश ये मार्केटिंग के ज़रिए किया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है जहाँ पे उस फर्म का ओनर और उनके लेबर, इनमें जो एक मिडल जो यहाँ पे अपना रोल अदा करता है, उसे मैनेजियर यहाँ पे जो मेथड है यहाँ पे यूज़ की जाती है। मैनेजर लेवल के लोग होते हैं जो अपना इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है स्पेशलाइजेशन करने के साथ साथ मेथड को यूज़ करने के साथ वर्कर को उनके परफॉर्मेंस के डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए जाते हैं, और ये एक्सपर्ट के द्वारा उनके उनके फील्ड को यहाँ पे चुने जाते हैं, और उसी के साथ उनके नॉलेज उनके एक्सपीरियंस इनको मैक्सिमम लेवल पे लेके जाके प्रॉफिट अर्न कैसे करना है इनको ही टारगेट दिया जाता है। तो हम समझे कि जो मैनेज किया जाता है, जो एक्सपीरियंस और इंडिविजुअल लेवल पे किया जाएगा, वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ मैनेजर इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा कमर्शियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। कमर्शियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बेचा जाने वाला है उसको कम प्राइस, उसकी जो कॉस्ट है ये कम होनी चाहिए, और उसमें जो गैप है प्रॉफिट और जो कॉस्ट है इनमें जो गैप ज़्यादा होगा, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्रिएट करता है कमर्शियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। तो ये कमर्शियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये कहता है कि जब यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का आने वाला जो कॉस्ट है ये कम हो, और वो जब बेचा जाएगा उसके प्राइस ज़्यादा हो, तो इनमें जो गैप होगा यही गैप यहाँ पे जो प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश यहाँ पे कमर्शियल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल अपना रोल निभाता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब यहाँ पे कोई भी फर्म अपनी टारगेट अचीवमेंट करती है तो ये सिस्टमैटिकली जब वर्क करती है तब उनकी डिवीजन, उनके अलग अलग लीडर यहाँ पे अपना अपना वर्क करता है, तो उसके साथ साथ ये जो रिस्क है ये रिस्क कम होती हुई दिखाई देती है। जब एक प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जाता है तो वो कई ऐसे यूनिट के साथ साथ वो प्रोडक्शन गुजरता हुआ दिखाई देता है, तो हर टीम अपनी अपनी यूनिट के साथ वो जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट को अपना अपना जो वर्क है ये वर्क करता हुआ आगे जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें टीम वर्क होने के साथ साथ ये रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन करने के साथ साथ वो फर्म ग्रोथ करने में सक्सेसफुल होती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा इंक्रीज इन स्पेशलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस। एक इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे स्पेशलाइजेशन अपना अदा करता है, क्योंकि रॉ मटेरियल को लेके लोगों की ज़रूरत क्या है, उनसे रॉ मटेरियल्स के साथ साथ वो फाइनल प्रोडक्ट जब बन पाएगा तो उनकी ज़रूरत एग्जैक्टली किस तरह से फुलफ़िल करेगी, इनमें स्पेशलाइजेशन करने के साथ साथ रिसर्च किया जाता है, और ये रिसोर्सेस अपने पास क्या अवेलेबल है, और उस कंट्री के साथ साथ वो फर्म क्या अपना रिसर्च और क्या अपने बेनिफिट लोगों तक पहुंचाने के साथ साथ स्पेशलाइजेशन क्या कर रही है, और उससे साथ वो प्रोडक्ट को क्या बेच पाएगी। इनमें जो यहाँ पे जो चेंजेस है ये चेंजेस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन रिसोर्सेज को यहाँ पे बनाते हैं, और यही ज़रूरत यहाँ पे लोगों की नीड्स को फुलफिल करने में हेल्पफुल होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है फैक्टर इंडिविजिबिलिटी। Factor indivisibility is another source of technological economics of enjoy a firm of great of the grain. Some factor are individual, these cannot be installed in the fraction in the smaller units. हम कहें कि कोई भी यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा ये टेक्नोलॉजिकल बेस पे वो प्रॉफिट कर पाएगा वो फर्म, और उसी के साथ जो भी फैक्टर है फैक्टर को यहाँ पे
डिविजिबिलिटी नहीं की जाएगी। तो ये फैक्टर इंडिविजिबिलिटी होने के साथ-साथ इन सभी को इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करती है, जो टेक्नोलॉजी को का जोड़ यहाँ पे देने के साथ-साथ वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे लेने की कोशिश इस कॉन्सेप्ट के अंदर लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ द इंक्रीज इन डायमेंशंस। जब किसी भी प्रोडक्शन के अंदर जब एक स्पेशलाइजेशन क्रिएट होने के साथ साथ जब उसी सिंगल जो कॉस्ट है इस कॉस्ट के साथ साथ जब यहाँ पे डबल प्रोडक्शन लिया जाएगा तो उसको इंक्रीज इन डायमेंशन कहा जाएगा। एग्जाम्पल, अ डबल डेकर बस कैरिड मोर द पैसेंजर दैन द सिंगल डेकर बस, yet नो एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर द रनिंग द बस इज रिक्वायर्ड। जब एक सिंगल बस उसका कॉस्ट जो आएगा उसमें और ये डबल डेकर जो बस होती है उनमें आने वाला जो कॉस्ट अगर सेम है बट ये डिफरेंट है, वो सिंगल बस है और सिंगल लेवल की होगी, सिंगल डेकर की होगी, और जो डबल डेकर है इन दोनों में जो डिफरेंस है यही दिखाता है कि उनमें आने वाला कॉस्ट और उनका जो यूजेस है इनमें जो डिफरेंस है ये क्रिएट करती है डायमेंशन को इस इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल्स। जब सिंगल यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा वो मल्टीपल यूजेस के साथ जब यूज़ कर पाएंगे तब वो जो ग्रोथ होगा ये मल्टीपल लेवल के होंगे। यूजुअली हम कहें जो प्रोडक्शन प्रोसेस यहाँ पे लिया जाता है तो इन्वॉल्व होता है यूज़ ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मशीनरी हैविंग द डिफरेंट कैपेसिटीज़। जब डिफरेंट कैपेसिटी के यहाँ पे जब मशीनरी यूज़ करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है या आउटपुट है ये मल्टीपल लेवल पे अगर क्रिएट करता है तो उसे हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल यूजेस इन इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल को मानते हैं। या हम कहें efficient as well of the optimum utilization of the machines is a possible the since large firm can the afford to make a useful of the multiple machines। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा यूज ऑफ बाय द प्रोडक्ट। जो लार्ज कंपनी होती है यो यूटिलाइज किए जाती है बाय प्रोडक्ट को भी फोकस किया जाता है। अगर हम कहें अ लार्ज नंबर ऑफ द फर्म कैन द यूटिलाइज ऑफ द बाय प्रोडक्ट आर सेव द वेस्ट मटेरियल। अ बिग फैक्ट्री लाइक दैट द टाटा can use the smoke from the factory aside for the produce the article like the tar naphtha। उसी तरह से हम कहें कि जब जिस तरह से एक बड़ी कंपनी टाटा उसके जो स्मोक होते हैं उसको भी यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं बाय प्रोडक्ट के लिए, तो ये पॉसिबल होता है एक बड़े फैक्ट्री के अंदर जो बड़ी फर्म होती है उनके लिए ये पॉसिबल हो सकता है, बट ये छोटे जब होते हैं फर्म होते हैं वो कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। ये डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट करने की उनकी कैपेसिटी नहीं होती है। बट ये माना जाए कि ये शुगर फैक्ट्री होती है उनके अंदर जो गन्ने होते हैं गन्ने का प्रोड्यूस लिया जाता है अल्कोहल करने के लिए और उसके बाद ये शुगर तो बना जाते हैं और उससे जो जो डिसएडवांटेज होते हैं उनको ये कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल यूज़ करने के लिए। तो ये बाय प्रोडक्ट भी बनाया जाता है। एक मेन यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोडक्ट एक मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा और उसके साथ-साथ एक बाय प्रोडक्ट भी उसके जो वेस्टेज है उसके साथ क्रिएट करना, इसी को ही ये इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल में इम्पोर्टेंट अपने जो ग्रोथ है ये ग्रोथ को इम्पोर्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहा जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे हम आरडीबी कहा जाते हैं। ये बड़े फर्म जो होते हैं ये रिसर्च भी करते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बनाने के साथ साथ जो वेस्टेज है वो वेस्टेज किस तरह से उसका बाय प्रोडक्ट दूसरा यूज़ करने के लिए किस तरह से करे, और जो अपने पास जो रिसोर्सेस है ये रिसोर्सेस अगर कम है तो उसको यहाँ पे ऑप्शन क्या है और उसके साथ साथ हम क्या और नया कर सकते हैं। ये बड़े फर्म जो होते हैं ये फर्म यहाँ पे रिसर्च और उनके डेवलपमेंट में फोकस करते हुए दिखाई देते हैं। एग्जांपल टेस्ला कंपनी है जो चार्जिंग यहाँ पे जो कार होते हैं उनको यहाँ पे इन्वेट करते हैं और ये बड़े लेवल के ही यहाँ पे फर्म यहाँ पे अपना ये रिसर्च और डेवलपमेंट दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। ये तो हमने देखा कि इंटरनली जब फर्म अपनी ग्रोथ करने के साथ साथ किस तरह से वो अपने ही फर्म में क्या चेंजेस लाते हैं और क्या ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है उनको ही फोकस किया जाता है। बट इसके साथ साथ जब एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है ये भी हेल्प करता है उस फर्म को, उस फर्म के साथ साथ उस सेक्टर के अंदर उस इंडस्ट्री के अंदर क्या जो बेनिफिट्स है ये बेनिफिट के वजह से भी उनको एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है, जहाँ पे उनके साथ साथ अपनी ग्रोथ करने के साथ साथ इन्वायरमेंट जो उनका पॉजिटिवली वर्क करता है, पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ साथ वो भी अपने ग्रोथ करती है और उसके साथ साथ वो सेक्टर भी ग्रोथ करता है और
इनडायरेक्टली उस कंट्री की जो ग्रोथ है वो भी ग्रोथ करने में, डेवलप करने में हेल्पफुल होती है। तो इसमें फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। जब ये फर्म वर्क करती है तो उसके साथ साथ उसके नियर बाय जो एरिया होता है ये भी डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। वो फर्म तो डेवलप हो रही है, उसके साथ साथ उसके नियर बाय भी डेवलप होता है, उसके साथ साथ वहाँ पे होटलिंग होती है, उसके साथ साथ उस एरियाज होते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड साइड हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज़ हो, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो नेट है, ये अगर वहाँ पे स्ट्रॉन्गली बन पाएगा, तो उसके साथ-साथ उनको होने वाला जो बेनिफिट है, सभी फर्म के साथ-साथ उस इंडस्ट्री को भी उसके बेनिफिट मिलते हैं। जिस तरह से अगर रोड अच्छे हो, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए अच्छा होगा। ये प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेने के लिए भी इनको बेनिफिट होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर कम आएगा, तो इसका इनडायरेक्टली यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे उस जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम होने में भी हेल्पफुल होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि वो कौन से सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उसके साथ-साथ उनका एनवायरनमेंट किस तरह से है, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वर्क करता है, जो अहम रोल निभाता है लोकेशन को भी बतौर। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस। फर्म को डेवलप करने में और उनके कई ऐसे फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उनको इन्फ्लुएंस करने के साथ-साथ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भी गवर्नमेंट लोगों को, उस फर्म को डेवलप करने में उनके अहम रोल गवर्नमेंट भी देती है। उनको सब्सिडी भी दी जाती है, उनको लगने वाले जो टैक्सेस जो है उनको भी यहाँ पे रिड्यूस किए जाते हैं। जो गवर्नमेंट का एक इम्पोर्टेंट रोल उस सेक्टर के अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर भी वर्क करती है, जो एंटरप्रेन्योर को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा सप्लायर्स। यहाँ पे एक फर्म अपनी ग्रोथ करने के साथ-साथ उनको जो रॉ मटेरियल देने वाले जो सप्लायर्स हैं, ये भी अपना अहम रोल निभाते हैं। जब एक फर्म लार्ज स्केल में, बल्क में जब रॉ मटेरियल लेती है, तो वो सप्लायर भी कम प्राइस में उनको सप्लाई करते हैं। तो ये सप्लायर भी इम्पोर्टेंट माने जाएँगे कि किस तरह से उनको अवेलेबल होते हैं। जो ये डिपेंड करती है एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के साथ-साथ उनकी एनवायरनमेंट किस तरह से वहाँ पे जोड़े जाते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लगने वाले रॉ मटेरियल भी बनते हैं, तो वो भी एक-दूसरे को सप्लाई किए जाएँगे तभी ये फाइनल प्रोडक्ट बन पाएगा। तो ये सप्लायर भी अहम रोल निभाते हैं जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा इकोनॉमिक्स ऑफ कॉन्संट्रेशंस। इसके अंदर कहा जाएगा कि ये रेफ़र करता है इकोनॉमिक्स या उनके प्रॉफ़िट को ये किस तरह से अवेलेबल हो रहे हैं, कि उनको लेबर किस तरह से स्किली लेबर मिल रहे हैं, उनको बेटर यहाँ पे जो लोन्स है प्रोवाइड किए जाते हैं, और उसके साथ-साथ ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है ये सभी अगर मिल पाती है, तो ये इम्पोर्टेंट ग्रोथ को मिल पाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हम देखें कि कोई भी फर्म हो, उनको कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, कौन से कंज्यूमर उनको मिलेंगे, उस कंज्यूमर की नीड्स क्या है, ये अगर इंफॉर्मेशन डेटा अगर अच्छी तरीके से परफेक्टली अगर कलेक्ट करे, तो ये हमें पता चलता है कि उसकी इंफॉर्मेशन सही होने की वजह से हम अचीवमेंट सही तरीके से कर पाए। तो ये इंफॉर्मेशन ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि किस तरह से मार्केट की नीड्स क्या है, लोगों को क्या चाहिए, और मार्केट के अंदर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये सभी तरीके से ये इंफॉर्मेशन ही अपना अहम रोल निभाती हुई दिखाई देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है इकोनॉमिक्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ये रेफर करता है कि इकोनॉमिक्स की जो ग्रोथ होती है ये ऑर्गेनाइजेशन के उस फर्म के साथ साथ किस तरह से प्रोसेस इनटू द डिफरेंट प्रोसेस के साथ साथ बढ़ती हुई दिखाई देती है। कोई भी फर्म हो जब वो स्पेशलाइजेशन करती है, तो वो इस्टेब्लिश होने के लिए स्पेशलाइजेशन करती है कि पर्टिकुलर स्टेज को हम क्रॉस करें, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करें, और इसी को ही डिसइंटीग्रेशन ये रिजल्ट ये इंक्रीज करता है इफ़िशियंसी को लेके। नेक्स्ट पॉइंट बनता है टैक्स रिडक्शन। जहाँ पे कोई भी फर्म हो, फर्म को उसके एनवायरनमेंट से जब यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिल पाती है, एक थिंकिंग मिलती है कि टैक्स रिडक्शन मिले। अगर टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा अगर कम किया जाएगा, तो वो फर्म भी और अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, प्रोडक्शन लेने के लिए और भी रिस्क टेकर बनेगी। और ये पॉसिबल होता है कि जब वो अपनी खुद की ग्रोथ करता है, तो उनको देने वाला जो टैक्सेस है, अगर ये रिड्यूस किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, तो और भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे वो फर्म। नेक्स्ट पॉइंट बनता है गवर्नमेंट सब्सिडीज़। गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर को इनकरेज करने के लिए कई ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, जिससे
एंटरप्रेन्योर अच्छी तरीके से उभर पाए और उनकी ग्रोथ हो। तो सब्सिडीज़ एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट माना जाता है कि गवर्नमेंट के द्वारा उनको अगर कोई भी यहाँ पे किसी भी तरीके की अगर हेल्प चाहिए तो वो सब्सिडी के बतौर एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे कंप्लीट करे और उसकी तरह से उनको जो यहाँ पे नए इनोवेशन को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडीज़ एंटरप्रेन्योर को यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा सुपीरियर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। जब कोई भी फर्म ग्रोथ करती है तो उसके साथ-साथ उसके नियर बाय का एरिया भी यहाँ पे डेवलप होता है और ये डेवलप होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के मेथड भी अच्छी तरीके से डेवलप हो पाएँगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन के अगर जो नेटवर्क है ये अगर सही तरीके से वर्क करेंगे तो उनके जो नेट्स है ये अच्छी तरीके से बिल्ड कर पाएँगे और ये अच्छा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है ये वर्क करेगा तभी यहाँ पे ग्रोथ को और भी रैपिडली ग्रोथ मिल पाएगी और यही तरीका सुपीरियर ट्रांसपोर्टेशन का होना चाहिए जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स के बतौर मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा स्किल एंड टैलेंटेड लेबर। जब कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो उनके साथ-साथ एजुकेशन, वेल्थ उनके साथ-साथ उस फैक्ट्री के साथ-साथ जो एनवायरनमेंट अच्छी तरीके से पॉजिटिवली बन पाते हैं तभी उस कंट्री की जो टैलेंटेड लेबर भी उभर के आते हैं। उनको मिलने वाला जो ट्रेनिंग प्रोसेस वो भी कंप्लीट कर पाते हैं, वो स्किल डेवलप करते हैं, उनको अचीवमेंट करते हैं और ये अच्छा तरीके से ये एक्सटर्नल जो अपॉर्च्युनिटी है, ये अपॉर्च्युनिटी उन फर्म को मिल पाती है, जो एक उभर के आते हैं टैलेंटेड लेबर के साथ-साथ। इस तरह से हम देखें कि इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए डायग्राम एक इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाता है जिसके बतौर हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्टली ये थियरी ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली हमें क्या कहना चाहती है। तो डायग्राम के अंदर हम देखें एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट किया गया है आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिया गया है एवरेज कॉस्ट और जो एक कर्व जो यहाँ पे दिखाई देता है वो कहता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो कर्व है ये प्रेजेंट करता है एग्जैक्टली किस तरह से एक फर्म इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल को अचीवमेंट कर पाता है। तो फर्स्ट ऑफ हम देखें कि जब हमारा एवरेज कॉस्ट हमारा C1 इतना था उस टाइम पीरियड के अंदर हम आउटपुट OQ1 इतने ले पा रहे थे। जिस तरह से हमारा एवरेज कॉस्ट ये कम होता है C1 से C2 तक जाता है तो इसको रिलेट करते हैं कि रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से कम प्राइस में मिलना, बल्क में वो फर्म वो रॉ मटेरियल लेती है, फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। उन्होंने अच्छी तरीके से लेबर का डिवीज़न करने के साथ-साथ इफ़ेक्टिव वेस्टेज रिडक्शन किए हैं। लो कॉस्ट पे उन्होंने रॉ मटेरियल लिए हैं, यूटिलाइज़ेशन पूरी तरीके से करने के साथ-साथ ये कई रीज़न हैं जो उनको मेजर कर पाते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने एफिशिएंटली प्रोडक्शन लेने के साथ-साथ उन्होंने इनके सभी एडवांटेज लेने के साथ-साथ ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को कम करता हुआ जो C1 से C2 तक कम होता हुआ, ये अब हमारा जो एवरेज कॉस्ट है वो OC2 इतना होता है और उसके बतौर जब हमारा एवरेज कॉस्ट जब कम होता है तो हमारा आउटपुट बढ़ता है। तो आउटपुट बढ़ता है हमारा OQ1 से OQ2 इतना हमारा आउटपुट ये एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम होने की वजह से इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देता है। जो कर्व है ये कर्व LRAC जो प्रेज़ेंट करता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीकेट किया जाता है। तो हम सोचें कि जिस तरह से एवरेज कॉस्ट जिस तरह से कम होता है, एक फर्म जब हम अपनी खुद की फर्म को एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने के साथ-साथ अपना प्रोडक्शन लार्ज स्केल में जो प्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर एवरेज कॉस्ट कम होने की वजह से ये आउटपुट इंक्रीज़ किया जाता है। तो ये LRAC जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है, ये ऊपर से नीचे की तरफ झुकता हुआ जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट ये प्रेज़ेंट करता है कि इस पॉइंट पे हमने एवरेज कॉस्ट को अचीवमेंट किए, ये स्टेबल पॉइंट है यहाँ पे C2 ये एवरेज कॉस्ट इतने कम एवरेज कॉस्ट पे हमने आउटपुट ये OQ2 इतना लिया है। डायग्राम के अंदर हम देखें जो एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है, ये कर्व एम से लेके ई तक का जो इसका सफ़र है, ये सफ़र डिक्रीज़ करता है। ये डिक्रीज़ एग्ज़ैक्टली करता है प्रोडक्शन लेने में जो कॉस्ट आने वाला है पर यूनिट, इनमें डिक्रीज़ करने के साथ-साथ जो डिमिनिशिंग यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता हुआ, ये कर्व प्रेज़ेंट करता है कि किस तरह से आउटपुट
यूनिट को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए एवरेज कॉस्ट ये गिरता हुआ दिखाई देता है, जो एम पॉइंट से ई पॉइंट तक जाता हुआ जो प्रेजेंट करता है उस फर्म की जो प्रोडक्शन लेवल है ये एक्सपैंड होने के साथ साथ उनको मिलने वाला बेनिफिट एडवांटेज ज़्यादा है। इस तरह से हमारा सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। जिस तरह से हमने इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल देखा है उनकी किस तरह से एडवांटेज मिलते हैं, एक फर्म जब ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करने के साथ साथ उसको इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी जो ग्रोथ एडवांटेज मिलते हैं उसके वजह से ही उनका जो ग्रोथ है उनका टारगेट अचीवमेंट होता है। और उसी तरह से जो इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल है ये ग्रोथ करती है, ग्रोथ करने के साथ साथ उनको बेनिफिट उनको मिलने के साथ साथ इसके अपोजिट हम देखें जो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल है ये किस तरह से उसके अपोजिट है। यहाँ पे जो फर्म है ये फर्म तो ग्रोथ करती है, उसके साथ साथ ग्रोथ करने के साथ उसके एडवांटेज भी नहीं बढ़ते हैं, उसके डिसएडवांटेज बढ़ने के साथ साथ वो लॉसेस होते हैं। ये लॉसेस को ही यहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द फर्म को किस तरह से वो सफ़र करती है, उनको क्या उनको ये फेस करने प्रॉब्लम होते हैं, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है ऑफ द स्केल यहाँ पे देखेंगे। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये प्रेजेंट करता है diseconomies of the scale occur when the long run average cost of the organization or firm increases. It is happen when the organization grows excessively large. In the other word, the diseconomies of the scale causes larger organization to the produce goods and service at the increased cost. जहाँ पे फर्म जो अपनी एक्सपैंड और भी बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं बट उसका जो रिजल्ट है ये लॉसेस को यहाँ पे प्रेजेंट करता है और उनकी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के साथ साथ उनकी जो कॉस्ट है ये कॉस्ट इंक्रीज करता है। यही कहने की कोशिश डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल प्रेजेंट करता है। जिस तरह से हमने एक देखे कि इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के दो यहाँ पे टाइप्स होते थे, इंटरनल ऑफ द स्केल एंड एक्सटर्नल ऑफ द स्केल। उसी तरीके से डिस इकोनॉमिक्स के भी दो यहाँ पे टाइप्स होते हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। इनको भी हम देखेंगे कि एग्जैक्टली ये किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये प्रेजेंट करता है कि एक कंडीशन ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहाँ पे कंपनी अपना एक्सपेंशन यहाँ पे आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश कर रही है बट उसमें इंक्रीज होता है एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज करता हुआ। तो ये उसके लॉसेस कम करने की ज़रूरत बन जाती है क्योंकि ये इंक्रीज करता है एक्सपेंड करने की कोशिश आउटपुट को करने की, बट उसके अपोजिट रिजल्ट आता है कि उसमें पर यूनिट जो आने वाला जो कॉस्ट है ये इंक्रीज करता है, जो एवरेज कॉस्ट यहाँ पे प्रेजेंट करता है पर यूनिट होने वाला कॉस्ट को। तो इसके रीज़न बताए जाते हैं कि टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उनमें यहाँ पे प्रॉब्लम करने की वजह से भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म की मैनेजमेंट इशू को यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ओनर लेबर इनके कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रेजेंट किया जा सकता है, उनके कोऑर्डिनेशन में होने वाला जो डिसइक्विलिब्रियम है ये कंडीशन भी हो सकती है। और जो मेनली पाया जाता है कि प्रोडक्शन लेने के साथ साथ इनपुट को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, उनको मिलने वाला रॉ मटेरियल है, रिसोर्सेस है, ये क्या कहते हैं, उनकी जो रिसर्च है ये क्या स्टडी कर पाती है। जब एक ऐसी फर्म जहाँ पे बढ़ती है, बढ़ने के साथ-साथ उनको एक्सपैंड होने के साथ-साथ उनके लेबर फ़ोर्स बढ़ते हैं। लेबर फ़ोर्स बढ़ने के साथ-साथ मैनेजमेंट भी यहाँ पे लूज़ होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन की यहाँ पे लैक ऑफ होने की वजह से। और जो कोऑर्डिनेशन है, ये कोऑर्डिनेशन, टीम मैनेजमेंट ये पूरी तरीके से परफेक्टली वर्क नहीं करने के वजह से ये जो गैप क्रिएट होता है, ये गैप ही ये लॉसेस को बनाता है। डेफिनेशन की हेल्प से अगर जाने तो डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल प्रेजेंट करता है, इट इज द स्टेट वेयर द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इंक्रीज with the increase per unit of the goods produced is occur when the firms outgrow in size, results in the increased employee cost, compliance cost and administration cost। ये सभी जो चीज़ें हैं ये बैलेंस नहीं होने की वजह से जो एम्प्लॉय के यहाँ पे कॉस्ट बढ़ते हैं, अप्लायंस के कॉस्ट बढ़ते हैं, रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है ये भी बढ़ने की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट बढ़ने के साथ साथ जो मैनेजर को जो कोऑर्डिनेशन चाहिए ये पुअर होने की वजह से, या एक तालमेल नहीं होने की वजह से, मोटिवेशन नहीं होना,
जो सिचुएशन है कंट्रोल के बाहर जाना, ये सभी जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर ये प्रॉफिट अर्न करने की सिचुएशन अब फर्म कंट्रोल से बाहर गई है। तो इसके अंदर ये डिस इकोनॉमीज या हम कहें लॉसेस को फेस करती हुई ये फर्म क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। जो लॉसेस ही यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो कर्व है लॉन्ग रन टाइम पीरियड का एवरेज जो कॉस्ट है पर यूनिट आने वाला, ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के दो टाइप में उसको इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ जिस तरह से इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स होता है, तो दूसरा एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स भी यहाँ पे क्रिएट करती हुई दिखाई देती है। जब एक फर्म वर्क करती है, एक्सपेंशन करने की कोशिश करती है, बट उसके रिजल्ट्स में उसका जो रिजल्ट है ये नेगेटिवली आता है, लॉसेस को यहाँ पे प्रेजेंट करता है, तो ये कहता है इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। Internal diseconomics of the scale are the diseconomics result from these the internal difficulties within the organization or firm. The internal diseconomics are the factor that raise the cost of production of the organization, like lack of supervision, lack of management, and technical difficulties. इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स को यहाँ पे मोटिवेशन, यहाँ पे जो मैनेजमेंट करने का, टीम लीडर करने का, इन सभी में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इश्यूज क्रिएट होते हैं, लेबर और ओनर इनमें नहीं बनने की वजह, इनकी जो तालमेल है ये बिगड़ने की वजह से, सुपरविजन ये प्रोविजन नहीं होने की वजह से, मैनेजमेंट यहाँ पे लूज होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चेंजेस दिखाती थी, एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं होना, और उसी के साथ अगर पुराने टेक्नोलॉजी के साथ आप प्रोडक्शन ले रहे हैं तो ये भी इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स के रिजल्ट दिखाई देते हैं। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स ये प्रेजेंट करता है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल आर द एक्सटर्नल factor that the result in this the increase in the production per unit of the product within the organization or firm. The external factor that they act as a restraint to the expansion may be include the cost of production per unit, scarcity of the raw material, and the low availability of the skill of labor. तो यहाँ पे एक्सटर्नल यहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स को प्रेजेंट करता है कि किस तरह से कॉस्ट यहाँ पे प्रोडक्शन के बढ़ने के साथ साथ पर यूनिट आने वाला कॉस्ट ये ज़्यादा है, स्केर्सिटी यहाँ पे रॉ मटेरियल के इजीली अवेलेबल नहीं होना, और स्किल लेबर और टेक्नोलॉजी ये भी इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स के क्या होते हैं और क्यों होने की वजह बन जाती है। फर्स्ट ऑफ हम देखेंगे कि इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स के क्या पॉइंट है, उनके क्या यहाँ पे रोल यहाँ पे होते हैं कि जिस तरह से एक फर्म डिस इकोनॉमिक्स लॉसेस को फेस करती हुई दिखाई देती है। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट माना जाएगा टेक्नोलॉजिकल डिस इकोनॉमिक्स। टेक्नोलॉजी ये इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे कोई भी बदलते समय के साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी अगर चेंज नहीं होती है और हम पुराने ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे डिस इकोनॉमिक्स को फेस करते हुए दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम देखें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ये अगर डेवलप होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ किया जाएगा तो हम ज़्यादा प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट हम पुराने टेक्नोलॉजी के साथ अगर चलते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स मशीनरी यहाँ पे उसके आने वाली कॉस्ट है, उनके रिपेयर की कॉस्ट, उनके मेंटेनेंस के कॉस्ट ये भी इंक्रीज करते हैं। तो एक परफेक्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस वो मशीनरी टेक्नोलॉजिकल नहीं देने की वजह से ही ये रिपेयर होना, और उनके साथ साथ ये पुराने ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन मशीनरी के साथ वर्क करना, ये डिस इकोनॉमिक्स के यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होना और ये लॉसेस को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा कि मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स। जब किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर को कंज्यूमर को उनकी ज़रूरत अगर नहीं पता चले, तो ये मार्केटिंग डिस इकोनॉमिक्स के यहाँ पे रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं। एक प्रोडक्ट तो बना, उसको ज़रूरत कंज्यूमर तक अगर नहीं पहुँची, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं अगर आगे बढ़ती है, वहीं तक अपनी सीमित रह पाएगी, तो ये मार्केटिंग फेल होता हुआ दिखाई देता है। मार्केटिंग के कई ज़रिए होते हैं, वहाँ पे लोग वहाँ से जो एक फैक्ट्री में प्रोडक्ट जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से लेके कंज्यूमर तक उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो यहाँ पे प्रोसेस होती है, ये मार्केटिंग पे डिपेंड होती है। तो ये मार्केटिंग पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं होना, यही फेल होती है, लॉसेस को क्रिएट करती है, और ये डिस इकोनॉमिक्स के बतौर ये प्रेज़ेंट होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा फाइनेंशियल डिस इकोनॉमिक्स। फाइनेंशियल डिस इकोनॉमिक्स यहाँ पे प्रेजेंट करते ही कि अगर कोई फर्म को एक्सपैंड करना है, उनको अपने प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे लेना है, तो ये
फाइनेंस इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाती है। मनी उनको मिलना चाहिए, अगर मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर नहीं मिल पाती है, फाइनेंस अगर नहीं मिल पाएगा, तो ये उनकी प्रोडक्शन लेने की जो ज़रूरत है, ये फेल होती हुई दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा मैनेजरियल डिसइकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट उस फर्म की किस तरह से होती है, अगर कोई फर्म एक्सपैंड होती है तो उसके साथ साथ लेबर फोर्स भी बढ़ता है, डिवीजन बढ़ते हैं, टीम वर्क बनता है। और अगर यही सही तरीके से कोऑर्डिनेशन अगर ना हो तो ये मैनेजरियल डिस इकोनॉमिक्स को प्रॉब्लम आती हुई दिखाई देती है। अगर एक फर्म, उसके कई ब्रांचेस है, कई देशों में उनके कनेक्शन बढ़ गए हैं, अगर फर्म अगर पूरी तरीके से अपने ब्रांचेस को सही तरीके से कंट्रोल में ना रखे तो ये मैनेजरियल जो प्रोसेस है ये फेल होती हुई दिखाई देती है और उससे लॉसेस आ सकते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है मैनेजरियल कॉन्सेप्ट को। हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा प्रोडक्शन डिस इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन ये लेने की ज़रूरत क्यों होती है कि प्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि लोगों की ज़रूरत पूरी करना। अगर लोगों की ज़रूरत क्या है उसको अगर इग्नोर करें और सिर्फ अपने फर्म को बढ़ाने के लिए अगर कोई भी प्रोडक्शन लिया जाएगा तो ये प्रोडक्शन सेल भी होना चाहिए। जब ये प्रोडक्शन लिया जाएगा उसका डिमांड बढ़ना चाहिए, डिमांड के साथ उसका सप्लाई भी अच्छी तरीके से अगर होना चाहिए। तो ये डिमांड ही अगर नहीं होगी, अगर कोई मार्केट के अंदर किसी भी कंज्यूमर की ज़रूरत अगर उस प्रोडक्ट को लेके अगर नहीं होती है, तो ये प्रोडक्शन डिसइकोनॉमिक्स के यहाँ पे प्रॉब्लम को फेस करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा डिसीजन मेकिंग रोल ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा मैनेजमेंट को लेके कि अगर हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, लोगों की क्या ज़रूरत है, हमें किस मेथड के साथ उसको प्रेजेंट करना है, हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन किस तरह से करें, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करें, इन सभी रीज़न यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो मैनेजमेंट लिया जाता है। एक एंटरप्रेन्योर एक सही तरीके से अगर डिसीजन ना ले तो हर स्टेज में वो फेल होता हुआ दिखाई देता है, तो ये इंपॉर्टेंट माना जाएगा मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा लॉस ऑफ कंट्रोल एंड डायरेक्शन। अगर वो एंटरप्रेन्योर या फर्म लीडर अगर लॉसेस करता है कि अगर वो अपनी फर्म को कंट्रोल में रखना अगर फेल हो तो ये डायरेक्शन गलत तरीके से अगर आगे जाता हुआ दिखाई देता है। जो प्रॉफिट अर्न करना तो दूर की बात हो जाती है, लॉसेस को फेस करती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा पुअर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। इस सिचुएशन को यहाँ पे जब कोई भी फर्म अपने आउट ऑफ कंट्रोल अगर जाती है, उनकी जो रिलेशन है लेबर के साथ अगर अच्छी तरीके से नहीं हो पाएंगे, कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा, टीम वर्क सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, तो प्रोडक्शन क्या कौन सा लेना है, आउटपुट किस तरह से आएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, इन सभी टीम वर्क में यूनिट में अगर सही तरीके से कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये फेल हो पाएगा और ब्रेक डाउन होगा कम्युनिकेशन सिस्टम से। तो ये एक प्रॉब्लम भी फेस करती है कि किस तरह से उस फर्म की लॉसेस को इम्पोर्टेंट यहाँ पे माना जाएगा कि कम्युनिकेशन लैक होने की वजह ये बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा लैक ऑफ मोटिवेशंस या हम कहें रिड्यूस मोटिवेशन। अगर किसी फर्म के अंदर प्रोडक्शन लेवल अगर हाई लेवल को अगर प्रेजेंट करता है तो उसको लेने के लिए मोटिवेशंस लेबर को देना इम्पोर्टेंट माना जाएगा, पूरी टीम को मोटिवेट करना इम्पोर्टेंट है। जो एक टीम लीडर ही वो कर पाता है, अगर उनमें मोटिवेशन देना अगर ये फेल होता है तो ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो लार्ज स्केल पे लेना है ये भी फेल होता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा रॉन्ग ऑफिसर सिलेक्शन। अगर फर्म अगर कोई भी ऐसे ऑफिसर को यहाँ पे सिलेक्ट करती है, अगर वो कैपेबल नहीं है, उसके एजुकेशन उसके लेवल अचीवमेंट ना हो, तो ये रॉन्ग यहाँ पे ऑफिसर सिलेक्शन होगा, तो इससे उसका रिजल्ट भी डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है ओनर लेबर कॉन्फ्लिक्ट। जहाँ पे फर्म के लेबर और ओनर इन दोनों में रिलेशन अगर अच्छे ना हो तो ये इसका बैड इम्पैक्ट उस फर्म पे, उनके रिजल्ट पे, उनके आउटपुट पे आता हुआ दिखाई देता है। अगर लेबर और ओनर इनके अगर रिलेशन अच्छे हो तो उनमें और भी अच्छे रिलेशन बिल्ड होने के साथ साथ रिजल्ट और उनके जो गेन करना है उनके टारगेट अचीवमेंट कर पाते हैं। बट ओनर और लेबर इनके अगर हमेशा ही उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये बैड कंडीशन यहाँ पे मानी जाती है और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल प्रेजेंट कर पाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा एम्प्लॉइज़ कॉस्ट या हम कहें वेजेस। लेबर के बढ़ते हुए वेजेस ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे
डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल में माना जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे एम्प्लॉयी की कॉस्टेस उनके वेजेस अगर इंक्रीज़ करते हैं और उसके बतौर अगर आउटपुट में इंक्रीज़ ना हो, तो ये बैड कंडीशन यहाँ पे प्रेज़ेंट करती है डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल में। इस तरह से हमने देखा कि इंटरनल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल एक फर्म को किस तरह से प्रॉब्लम को फेस करती होती दिखाई देती है, बट उसके साथ साथ एक्सटर्नल यहाँ पे ऐसे भी यहाँ पे प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जहाँ पे उस फर्म को डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल यहाँ पे उसके साथ साथ उसके इन्वायरमेंट के साथ साथ एक्सटर्नल यहाँ पे जो चीज़ें होती है इसको भी इफ़ेक्ट करती है और उस फर्म को डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल को या फिर लॉसेस यहाँ पे उसको फेस करना हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या होता है, एक तो हमने देखा कि इंटरनली एक फर्म के लॉसेस को उसके जो लैक ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू को देखा कि उसकी वजह से तो एक फर्म अच्छी मैनेजमेंट नहीं नहीं करने के साथ साथ उसकी कोऑर्डिनेशन ना हो, उसकी कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क ना कर हो, उसके साथ साथ वो उनके जो लीडर्स है उनके साथ बतौर लेबर को मोटिवेशन ना हो, तो ये सभी ऐसे टेक्नोलॉजी हो कि उनके टेक्नो बैड कंडीशन में हो, ये सभी इंटरनली डिस इकोनॉमिक्स के अंदर तो आती है, बट एक्सटर्नल ऐसे भी प्रॉब्लम होते हैं कि अगर हम मान लेते हैं फर्स्टली कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर या उस कंट्री के अंदर, उस स्टेट के अंदर अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर वर्क करती है, तो ये भी इम्पैक्ट बड़ा माना जाएगा कि बैड कंडीशन या प्रीवियस कंडीशन के अंदर टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है ये डेवलप नहीं होना। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे माना जाएगा कि एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़ के अंदर जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसके साथ ही अपना प्रोडक्शन ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो ये एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़ को फेस करती हुई वो फर्म दिखाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा कि किस तरह से डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द पॉल्यूशंस, पोल्यूशन भी एक अहम रोल निभाता है कि अगर उस कंपनी के जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज अगर डिस्पोज़ल नहीं हो अच्छी तरीके से, अगर उसके कॉस्ट अगर बढ़ते हैं, तो इसकी वजह से ही पोल्यूशन और भी बढ़ सकता है। अगर वेस्टेज को सही तरीके से उसको डिस्पोज़ल नहीं कर पाए, तो उसके पोल्यूशन बढ़ सकते हैं। पोल्यूशन बढ़ने के साथ-साथ उस एरिया या हम कहें कि उस कंट्री में ये पोल्यूशन ज़्यादा होने के साथ-साथ वो डिसइकोनॉमीज़ को प्रॉब्लम को फेस करती हुई दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द हाई फैक्टर प्राइसेस। जब फैक्टर के प्राइस अगर बढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ जो उनके एक्चुअल जो उनको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी लॉसेस हो सकते हैं, उनमें भी लूज हो सकते हैं, क्योंकि अगर फैक्टर महंगे होंगे तो उसके साथ साथ ये कॉस्टली हो पाएगा, हम प्रोडक्शन लेंगे, ये अगर प्रोडक्शन अगर कॉस्टली हो जाएगा तो उसके प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल माना जाएगा कि उस कंडीशन के अंदर उस कंट्री को उस कंट्री में अवेलेबल जो रिसोर्सेस है, जो फैक्टर्स है, ये अगर बढ़ेंगे, उसके प्राइस अगर हायर बनेंगे, तो उसके साथ साथ ये भी इम्पैक्ट कर पाता है उस फर्म के जो प्रॉफिट में। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा कंपटीशन फॉर द रिसोर्सेज। अगर कंपटीशन अगर बढ़ेंगे, तो उसके साथ साथ वो फर्म जितने भी इंडस्ट्री के अंदर फर्म है, उनकी जो एक्चुअल जो सेक्टर है उनमें अगर कंपटीशन बढ़ेगा, रिसोर्सेज को लेके, रॉ मटेरियल को लेके, अगर ये कंपटीशन अगर बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ उन्हें मिलने वाला जो रिजल्ट है, ये उनका प्रॉफिट यहाँ पे डिक्लाइन करेगा और ये भी माना जाएगा एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करता है सेंट्रलाइजेशन को। अगर एक ही जगह पे सभी के सभी अगर फर्म अगर एक ही एरिया के अंदर होंगे, तो ये सेंट्रलाइजेशन होगा, तो इसका भी बैड इम्पैक्ट उस फर्म पे होता है, क्योंकि उनको मिलने वाला जो प्रॉफिट है, जो कंज्यूमर है, ये डिवाइड हो जाते हैं। ये डिवाइड होने के साथ साथ उनको मिलने वाला प्रॉफिट भी यहाँ पे डिवाइड हो पाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा कि अगर सेंट्रलाइज सिस्टम ना हो, और ये सेंट्रलाइज सिस्टम भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बैड इम्पैक्ट उस फर्म पे डाल सकती है। जो एरिया उस कंडीशन में जो इन्वायरमेंटल है, ये एक ही जगह पे सभी अगर फर्म हो, तो उनको ये कंज्यूमर डिवाइड हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर उनको जो फर्म है, ये फर्म को अगर मिलने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर ये बैड कंडीशन में हो, अच्छे सड़कें ना हो, अच्छे उनको वाटर सप्लाई ना हो, ये सभी ये बैड इम्पैक्ट डालते हैं कि उनको मिलने वाला रॉ मटेरियल किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर अगर करना है, ये ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो इनके लिए रोड अच्छे ही चाहिए, उनको फैसिलिटी चाहिए, रेलवेज़ उनके जो जो चेन है, ये वहाँ पे उनके
लोकेशन से लेके उनके रॉ मटेरियल तक उनको जो आने वाला जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अच्छा होना ये इम्पोर्टेंट माना जाएगा। अगर यही कंडीशन के अंदर अगर वो लो क्वालिटी के हो, अच्छे सड़कें ना हो तो ये बैड इम्पैक्ट उस डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द सेल में इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाएगा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द वर्कर। अगर लेबर के नॉलेज यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छे ना हो तो ये बैड इम्पैक्ट इस फर्म के अंदर डाल सकते हैं। अगर मार्केट के अंदर जितने भी फर्म है उनको मिलने वाले जो लेबर है ये लेबर अगर अनएजुकेटेड है तो ये बैड इम्पैक्ट उस फर्म के लिए हो सकता है। क्योंकि मार्केट में अगर हम कहें कि अपनी फर्म को ग्रोथ करना है तो ग्रोथ करने के लिए एजुकेटेड वर्कर भी चाहिए जो उनको टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ पाए, उनको हैंडल कर पाए। अगर यही नॉलेज अगर ना हो तो वो किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन ले पाएँगे। तो ये इम्पैक्ट यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर डाल सकता है कि अगर एजुकेशन सिस्टम उस कंट्री के, उस स्टेट में अगर ना हो, तो ये उस एनवायरनमेंट में होने वाले जो फर्म है, इनको ये अच्छे वर्कर नहीं मिल पाएँगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है कि अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर उस कंट्री की, उस स्टेट की अगर गवर्नमेंट ये अनस्टेबल हो, तो उसका बैड इम्पैक्ट उस फर्म को, उस फर्म के साथ-साथ उस सेक्टर में या उस इंडस्ट्री के अंदर बैड इम्पैक्ट भी डाल सकता है। उनको मिलने वाले फैसिलिटीज़, उनको मिलने वाले एडवांटेजेस, सब्सिडीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, टैक्स में रिडक्शन, इन सभी को जो फैसिलिटीज़ होती है ये पूरी तरीके से उस इंडस्ट्री को ना मिलना, इसकी भी ये एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स के अंदर इसको काउंट किया जाता है। और लास्ट जो पॉइंट कहा जाएगा लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। अगर मार्केट में एग्जैक्टली नॉलेज अगर उस प्रोड्यूसर को ना हो, जो कंज्यूमर है उनको अगर ये नॉलेज ना हो कि कौन सा प्रोडक्ट हमें क्यों चाहिए, हमें ज़रूरत है, हमें क्या है, किस तरह से उनको उनकी फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरत पूरी करने के लिए प्रोडक्शन लिया जाएगा। जो प्रोड्यूसर है उनको ये एग्ज़ैक्टली मार्केट का नॉलेज अगर ना हो, तो ये एग्ज़ैक्टली कौन से प्रोडक्ट को हमें प्रोड्यूस करना है, यही ये क्वेश्चन उभर के आता है और यही एक्सटर्नल डिसइकोनॉमिक्स में इंक्लूड किया जाता है। डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए डायग्राम और भी बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करता है कि एग्ज़ैक्टली किस तरह से एक फर्म या उस फर्म के अंदर होने वाले जो इंडस्ट्री है ये किस तरह से लॉसेस को या उनको अनबेनिफिट किस तरह से प्रेजेंट मिलता है और ये प्रेजेंट करता है कि उनके किस तरह से एवरेज कॉस्ट को ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि पर यूनिट हमें कॉस्ट तो कम करना है पर एवरेज कॉस्ट अगर बढ़ता है तो इसका बैड इम्पैक्ट उसमें आने वाले लॉसेस को प्रेजेंट करता है। जो प्रॉफिट कम होगा और लॉसेस इंक्रीज होता है। डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट को प्रेजेंट किया गया और वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट को प्रेजेंट किया गया है। और जो ये कर्व जो दिखाई देता है ये कर्व प्रेजेंट करता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को, जो कहता है कि ऊपर से नीचे आने वाला जो ये कर्व है एक तो नीचे से ऊपर जा रहा है। फर्स्ट हमने डायग्राम में देखा कि इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर ऊपर से नीचे तक आता हुआ दिखाई हमें दिया, बट ये डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर हमारा जो पॉइंट है ये पॉइंट एम पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक तो ऊपर जाता हुआ ये इंक्रीज करता है एवरेज कॉस्ट को। पर यूनिट आने वाला प्रोडक्ट इनमें होने वाला इंक्रीज जो कॉस्ट इंक्रीज करता है, इसकी वजह से डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल ये क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर हम देखें कि हमारा प्रोडक्ट जो C2 इतनी हमारी एवरेज कॉस्ट थी और हमारा आउटपुट ये OQ2 इतना था। बट अब हमें इंक्रीज़ करने के लिए हमारा आउटपुट OQ2 इतना तो है, उसकी वजह से हमें आने वाला एवरेज कॉस्ट पर यूनिट OC2 इतना है। बट आगे आगे जाके फर्म यहाँ पे एक्सपैंड करती है कि उनको और भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल में अगर लेना है तो आउटपुट बढ़ाना है, तो उनके साथ-साथ अब यहाँ पे जो एम पॉइंट है ये एम पॉइंट हमें दिखाता है कि एवरेज कॉस्ट ये MQ2 इतना एवरेज कॉस्ट यहाँ पे आता था कि इतना आउटपुट OQ2 इतने लेने पे। अगर इस फर्म को देखें कि अगर ये फर्म और भी आउटपुट को इंक्रीज़ करती है, तो ये इंक्रीज़ करती हुई Q2, Q3 इतना इंक्रीज़ अगर करती है, तो ये टोटल आउटपुट OQ3 इतना इंक्रीज़ करता है और ये इंक्रीज़ करने के साथ-साथ हमारा जो एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट हमें EQ3 इतना मिलता है या हम कहें OC3 इतना इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देता है। तो हमने Q2
Q3 इतना आउटपुट इंक्रीज़ किया, उसके बतौर C2, C3 इतनी एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज़ करता हुआ दिखाई देता है। तो ये कहता है कि एग्ज़ैक्टली ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करता है, कोऑर्डिनेशन लेबर और ओनर में बीच में ना होना, मैनेजमेंट ये सिस्टम ये पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन न करना, ये सभी सिचुएशन अनसर्टिनिटी, लो क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन सभी को प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। डायग्राम के अंदर जो कर्व है ये LRAC जो कर्व हमें प्रेज़ेंट करता है कि लॉन्ग रन टाइम पीरियड के अंदर जो एवरेज कॉस्ट है ये प्रेज़ेंट किस तरह से कर पा रहे हैं। तो हम इन शॉर्टली हम समझे कि हम जो डिसइकोनॉमिक्स हो या इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल इन दोनों मेथड ये लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर ही वर्क कर पाएँगे। लॉन्ग टाइम पीरियड के अंदर हमें जो सिचुएशन मिलती है तो ये सिचुएशन हमें एवरेज कॉस्ट को लेके प्रेज़ेंट करता है कि किस तरह से आउटपुट को लेके ये रिलेशनशिप किस तरह से प्रेज़ेंट करता है एवरेज कॉस्ट को लेके। तो एम पॉइंट से लेके ई पॉइंट तक जाता हुआ ये जो सिस्टम है, ये कर्व ऊपर की तरफ जाता हुआ जो दिखाई देता है, ये प्रेज़ेंट करता है कि उस आउटपुट को लेके इनपुट को किस तरह से आउटपुट में कन्वर्ट करने के साथ-साथ एवरेज कॉस्ट तो बढ़ता है, बट बढ़ता है तो ये कर्व एम से लेके ई से ऊपर जाता हुआ जो प्रेज़ेंट करता है कि उस पर्टिकुलर आउटपुट को यूनिट में प्रेज़ेंट करने के लिए इंक्रीज़ कर पा रहा है एवरेज कॉस्ट। तो ये एवरेज कॉस्ट जो है ये प्रेज़ेंट करता है एम पॉइंट जो यहाँ पे वो स्टेबल था। ये स्टेबल होने के साथ एम से लेके ई तक यह इंक्रीज़ कर पाएगा तो इससे एवरेज कॉस्ट बढ़ता है पर आउटपुट लेने के साथ-साथ। यही पॉइंट प्रेज़ेंट करता है डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। और इस तरह से हम लास्ट पॉइंट को प्रेज़ेंट करेंगे, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू स्केल एंड इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। यहाँ पे हम देखें कि किस तरह से रिटर्न टू स्केल ये मेथड इस इकोनॉमिक्स एंड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर भी यहाँ पे हमें सिमिलरली ही प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है। जिस तरह से हमने रिटर्न टू स्केल के अंदर 3 मेथड को ये प्रेज़ेंट किया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इन तीनों मेथड के साथ हमने देखा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के साथ-साथ किस तरह से आउटपुट बढ़ता है, जो आउटपुट में इंक्रीज़ करता है, प्रॉफ़िट ज़्यादा होता है। जितना हमने आउटपुट में चेंज किया, इनपुट में जितना चेंज किया उसके बतौर कई गुना आउटपुट में हमें इंक्रीज़ अगर करता है तो उसे हमने इंक्रीज़ रिटर्न टू स्केल को प्रेज़ेंट किया। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हमें प्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई देता है कि किस तरह से हमने जितना इनपुट में चेंज किया उतना ही अगर आउटपुट में ही चेंज उतना ही अगर दिखाता है तो उसको हमने कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को प्रेज़ेंट किया। उसी तरह से अगर हमने जितना इंक्रीज़ किया इनपुट में और उसके बतौर कई कम यहाँ पे रिज़ल्ट अगर आउटपुट में अगर देता है तो उसे डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल हमने माना था। इन तीनों मेथड को इंक्लूड किया जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के अंदर। इन तीनों में इन कंबाइंड मेथड के अंदर हम तीनों इन जो स्केल है ये स्केल को मेजर कर पाएँगे। एक तो होगा इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, दूसरा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल और थर्ड डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। इन तीनों मेथड एक ही डायग्राम के अंदर कंबाइनली यहाँ पे प्रेज़ेंट कर पाएँगे। तो डायग्राम के अंदर हम देखें तो एक्स एक्सिस पे आउटपुट और वाई एक्सिस पे एवरेज कॉस्ट को प्रेज़ेंट किया गया है, जो हम रिलेट कर पाएँगे इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इस मेथड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ हम देखें कि किस तरह से डायग्राम के अंदर जो कर्व है ये कर्व ऊपर से नीचे आता हुआ, फिर वो स्टॉप होता हुआ, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता हुआ, फिर कांस्टेंट एक पॉइंट में जाके फिर वो नीचे से ऊपर जाता हुआ, ये जो एवरेज कॉस्ट है ये प्रेज़ेंट करता है। डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो लास्ट में जिस हमने तरह के देखा कि डायग्राम के अंदर जो इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल है वो ऊपर से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, जो प्रेज़ेंट करता है कि आपके एवरेज कॉस्ट अगर कम है पर यूनिट आउटपुट को लेके तो आप इंक्रीजिंग होते हुए जो रिटर्न टू स्केल प्रेज़ेंट करता है जो सिमिलर है इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के साथ। तो डायग्राम के अंदर हम देखें कि किस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऊपर से नीचे आता हुआ जो ए पॉइंट तक ये प्रेज़ेंट करता है कि आप इस पॉइंट पे जाके आप
एवरेज कॉस्ट कम लेके भी आउटपुट अच्छी तरीके से ले सकते हैं। बट ए से लेके बी तक का जो सफ़र है, ये पॉइंट जो दिखाता है कि ए और बी तक का ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को प्रेज़ेंट करता है। आपकी आउटपुट लेते हुए आपने एवरेज कॉस्ट को उतना ही रखा, तो ये ए और बी की तरफ जो पॉइंट जाता है वो प्रेज़ेंट करता है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। बट उसके आगे अगर पॉइंट बी से ऊपर ये अगर कर्व जाता है तो एवरेज कॉस्ट ये प्रेज़ेंट करता है कि आपकी पर यूनिट आप आउटपुट को लेके आपका एवरेज कॉस्ट अब इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये कहेगा डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल। तो सिमिलर बताता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को लेके। तो यही एक एग्ज़ाम्पल था कि किस तरह से डिफ़रेंस है कि रिटर्न टू स्केल और इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल के साथ-साथ। तो ये प्रेज़ेंट करता है कि एक एवरेज कॉस्ट को लेके जब आप आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट आपका पर यूनिट किस तरह से एवरेज कॉस्ट को प्रेज़ेंट करता है कि आपके एवरेज कॉस्ट को इंक्रीज़ करने के साथ-साथ और कम होने के साथ-साथ इकोनॉमिक्स और डिसइकोनॉमिक्स किस तरह से प्रेज़ेंट करते हैं। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल और डिसइकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल एग्जैक्टली किस तरह से अहम रोल प्रोडक्शन फंक्शन या हम कहें प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर वर्क करता है। हम जिस तरह से इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, प्रोड्यूसर सरप्लस और इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल और डिस इकोनॉमिक्स ऑफ द स्केल, इन सभी टॉपिक को हमने वन बाय वन इसको डिस्कस करने की कोशिश की, जो इजीली अवेलेबल है हमारे प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आने वाले टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे कि प्रोडक्शन एनालाइज के अंदर कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, लियोनटिव प्रोडक्शन फंक्शन, आइसो पॉइंट अप्रोच, आइसो कॉस्ट लाइन, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, आउटपुट एक्सपेंशन पाथ, इन सभी टॉपिक को आने वाले सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।